नमस्कार, मैं हूँ रजनीश। अभी भारतीय राज्य व्यवस्था की इस श्रृंखला में हम लोग 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। यह इस श्रृंखला का चौथा लेक्चर है। आज की चर्चा का विषय है भारतीय संविधान की विशेषताएं। यह बहुत ही छोटा सा लेक्चर होगा और इसके बाद से हम भी भारतीय संविधान के प्रमुख उपबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं को क्रम से हम जब देखते हैं तो हमें कुछ कुछ बातें महत्वपूर्ण समझ में आती हैं। जैसे पहली है कि यह भारत का जो संविधान है, यह विश्व के जितने भी संविधान हैं इनमें सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान में लिखित रूप में इसे रखा गया है। इसका संविधान सभा के द्वारा निर्माण हुआ है। एक संविधान सभा का गठन किया गया और उस संविधान सभा के सदस्यों ने मिलकर के एक समय विशेष में इसे लिखा है। इसमें मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग में जो बटे हुए थे। 395 अनुच्छेदों के अलावा 8 प्रमुख अनुसूचियां भी थीं। तो भारतीय संविधान के आकार का इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां उस समय थी। वर्तमान में अन्य प्रकार के संशोधन से कुछ अनुच्छेद बढ़ाए और घटाए गए, जिसके कारण वर्तमान में अभी 465 से अधिक अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में। यह 465 अनुच्छेद 25 भागों में विभाजित हैं और 12 अनुसूचियां हैं जो भारतीय संविधान के रूप को और भी ज़्यादा बड़ा कर देती हैं। तो पहली विशेषता तो यही है कि भारतीय संविधान लंबा और लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इस कारण से यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान भी है। और इसके बड़े होने के और भी कारण हैं, जैसे कि इसमें प्रांतीय संविधानों को और केंद्रीय संविधान यानी संघीय और प्रांतीय दोनों तरह के संविधानों को एक ही संविधान में लागू कर दिया गया है। स्थानीय स्वशासन के लिए अधिनियम की जगह संविधान में ही उन्हें स्थान दिया गया है। संविधान में ही प्रमुख विषयों को भी दिया गया है, जो भी संघीय शक्तियां हैं, संघीय सूचियां हैं। तो इस तरह से जितनी महत्वपूर्ण बातें हो सकती थी, संसद के अधिकार, राष्ट्रपति की नियुक्तियां, प्रधानमंत्री के कार्य, न्यायपालिका और आपातकाल, जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वह सारी बातें भारतीय संविधान में लिख दी गई हैं। इस कारण से इसका आकार बड़ा हो गया है। भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता है कि यह भारतीय संविधान जो है वह विभिन्न स्रोतों से इकट्ठा की गई सामग्री से बनाया गया है। जैसे इसमें कौन कौन से विभिन्न स्रोत हैं। पहला तो इसका सबसे बड़ा स्रोत है 1935 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम जो है वह भारतीय संविधान के लिए सबसे बड़ा स्रोत, अर्थात उससे करीब 200 से अधिक ऐसे अनुच्छेद हैं, धाराएं हैं, जिन्हें 1935 के अधिनियम से कुछ हूबहू उसी रूप में अथवा उसे परिवर्तित रूप में स्वीकार किया गया है। तो 200 से अधिक धाराओं को 1935 के अधिनियम से लिया गया है। पहला स्रोत तो वही है। दूसरा है ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान को बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ स्वीकार करने के लिए मिला है, क्योंकि ज़्यादा समय भारत ब्रिटिश अधिपत्य के अधीन रहा है, ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के अधीन रहा है और इस कारण से भारतीय जनमानस को ब्रिटिश शासन पद्धति को पालन करने के लिए उसे अनुभव प्राप्त था और ब्रिटिश शासन पद्धति के बारे में भारतीय जनता को मालूम था। इस कारण से ब्रिटिश शासन पद्धति को भारत में अपनाया गया है। कौन कौन सी उसमें विशेषताएं हैं। जैसे ब्रिटेन की संसदीय शासन व्यवस्था को चुना गया। जैसे हमारे यहाँ संसद होती है और संसद के प्रमुख ही प्रधानमंत्री होते हैं, उन्हें ही शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो ये जो मॉडल है, जिसे वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं, संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं, प्रधानमंत्री शासन प्रणाली कहते हैं, यह जो मॉडल है यह ब्रिटेन से लिया गया है। तो संसदीय शासन पद्धति, संसद तथा विधानमंडल के सदस्यों के विशेषाधिकार, अर्थात जो व्यक्ति संसद में चुने जाएंगे उन व्यक्तियों को कुछ विशेषाधिकार होंगे, अर्थात जब सत्र चल रहा होगा तो उनके खिलाफ कोई वाद पंजीबद्ध नहीं होगा। उन्हें न्यायालय सत्र के दौरान कभी भी अचानक से बुला नहीं सकती है। उन्हें उससे बंदी बनाए जाने से मुक्ति प्राप्त है। तो इस तरह से कुछ जो विशेषाधिकार प्राप्त हैं संसद के सदस्यों को और विधानमंडल के सदस्यों को, यह सारी बातें ब्रिटिश संसद से ली गई हैं। और क्या लिया गया है। और एकल नागरिकता का जो प्रावधान है, अर्थात कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो प्रत्येक प्रांत में, वह किसी भी प्रांत में जा सकता है, बस सकता है, उसे प्रांतीय नागरिकता की अलग से आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, जो प्रांतीय निवास की अनिवार्यता है वह अलग है और नागरिकता की जो बात है वह अलग है।
प्रांतों का हमें निवासी होने के लिए एक निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है, किंतु यह नागरिकता के से अलग है, नागरिकता प्रमाण पत्र से अलग है। भारत में एकल नागरिकता अपनाई गई है, अर्थात पूरे भारत के व्यक्ति, पूरे भारत के लोग एक ही राज्य के नागरिक होंगे, उन्हें अलग से प्रांतीय नागरिकता लेने की आवश्यकता नहीं होगी। नागरिकता के प्रावधान, इसके अलावा संसद और विधानमंडल की जो प्रक्रिया है, जो वोटिंग होती है, किस तरह से विधान 3 वाचन किए जाते हैं विधेयकों पर और उसके बाद वो पारित होता है, तो ये जितनी भी प्रक्रिया है वह ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और क्या लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से? राष्ट्र का जो प्रधान होगा वह राष्ट्रपति होगा, और वह राष्ट्रपति औपचारिक स्थिति में होगा। जैसे भारत में राष्ट्रपति जो है वह औपचारिक रूप से राष्ट्र का प्रधान होता है, किंतु वास्तविक उसकी शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है। उसी तरह से ब्रिटेन में भी होता है, वहाँ भी क्राउन जो है वो औपचारिक प्रधान होता है और वहाँ पर वास्तविक शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है। तो यह पद्धति भी भारत में ब्रिटेन से ही ली गई है। अन्य राज्यों के जो अन्य देशों के संविधानों से जो लिया गया है वह उसके बारे में चर्चा करते हैं। ब्रिटेन के बाद अगला नंबर है संयुक्त राज्य अमेरिका का। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान उस समय सबसे पहला संविधान है जो कि लिखित संविधान था, संघीय व्यवस्था में अपने आप में अनूठा संविधान था। तो उससे कुछ बातें ली गई, जैसे मूल अधिकार का जो प्रावधान है वह अमेरिकी संविधान से लिया गया है कि जनता को जो मूल अधिकार प्राप्त होंगे वह संविधान में दिए गए रहेंगे और वह कोई भी शासन, कोई भी सरकार उसे छीन नहीं सकती, उसे लागू करना अनिवार्य है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की जो व्यवस्था है, अर्थात अमेरिका के संविधान से ही यह बात ली गई कि जो न्यायपालिका होगी वह राज्य की सरकार से, देश की सरकार से अलग होगी। उस पर राजनीतिक पार्टियों का कोई भी हस्तक्षेप नहीं हो, कोई भी नियंत्रण नहीं होगा, जनता का कोई नियंत्रण नहीं होगा, वह स्वतंत्र और निष्पक्ष होगी। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है कि अगर संसद के द्वारा कोई ऐसा नियम बनाया जाता है जो संविधान के विरुद्ध हो, उस नियम को न्यायालय के द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है। तो यह न्यायिक पुनरावलोकन अर्थात जो न्यायपालिका है वह नियमों को फिर से देख करके उसकी सत्यता की पुष्टि करेगी, उसकी वैधता की पुष्टि करेगी। यह सिस्टम भी, यह नियम भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का जो पद है वह भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है वह भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है कि किस तरह से उस पर महाभियोग चलाया जाएगा। महाभियोग का मतलब होता है कि राष्ट्रपति को उसकी कुछ कदाचार के मामले में अथवा कुछ संविधान के उल्लंघन के मामले में राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाना, इसको कहते हैं महाभियोग। तो जो राष्ट्रपति को हटाए जाने की प्रक्रिया है वह यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना में जो शब्द हैं, इसके अलावा न्यायाधीशों को जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से एक बात और ली गई है वह है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीश हैं उनको किस तरह से, किस प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जाएगा, यह भी संयुक्त राज्य अमेरिका की संविधान से लिया गया है। अगला देश है फ्रांस। फ्रांस के संविधान से भी कुछ महत्वपूर्ण बातें ली गई हैं, जैसे गणतंत्रात्मक शासन। गणतंत्रात्मक शासन का मतलब कि जो प्रमुख होगा, जो राष्ट्र का प्रधान होगा, वह कोई राजा नहीं बल्कि जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि होगा। तो यह गणतंत्रात्मक शासन जो है वह फ्रांस के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात लिखी गई है वह बात भी फ्रांस के संविधान से ली गई है। कनाडा के संविधान से भी कुछ महत्वपूर्ण बातें ली गई हैं, जैसे कनाडा में जो संघीय शासन व्यवस्था है वह महत्वपूर्ण है और भारत से मिलती जुलती है। भारत में कनाडा की संघीय शासन व्यवस्था को ही अपनाया गया है। उस समय अमेरिका और कनाडा के 2 मॉडल उपस्थित थे। अमेरिका में प्रांतों को, राज्यों को, जो इकाइयां हैं उनको ज़्यादा अधिकार प्राप्त थे और कनाडा में केंद्र सरकार को ज़्यादा अधिकार प्राप्त थे। तो भारतीय संविधान में केंद्र सरकार को ज़्यादा अधिकार प्राप्त वाले कनाडा मॉडल को अपनाया गया है। जब हम संघवाद की चर्चा करेंगे तो इस बारे में विस्तृत विवेचन दिया जाएगा। अवशिष्ट शक्तियां जो हैं, अवशिष्ट शक्तियां का मतलब कि जो 3 सूचियां बनाई गई उसमें जो तीसरी सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों सूचियों से जो भी विषय बच जाते हैं, जो नए विषय बाद में उत्पन्न होते हैं, उन सब पे केंद्र सरकार को शक्तियां प्राप्त हैं। यह नियम भी
कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्यपालों की नियुक्तियां जो की जाती हैं केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, यह नियम भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भी कुछ बातें ली गई हैं, जैसे कि संविधान में किस तरह से संशोधन किया जाएगा। संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन जो होगा वह विधानमंडलों के आधार पर होगा, विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा होगा, यह भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। इसके अलावा जर्मनी के संविधान से भी कुछ बातें ली गई हैं, जैसे जर्मनी से आपात उपबंध, अर्थात अगर आपातकालीन परिस्थिति पड़ जाए तो राष्ट्रपति कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकता है, जो 352, 360, 356 में दिया, अनुच्छेद 352, 356, 360 में दिए गए हैं। तो यह जो महत्वपूर्ण बातें आपात उपबंध की वह जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। सोवियत संघ के संविधान से भी महत्वपूर्ण कुछ मुद्दे, कुछ बातें ली गई हैं, जैसे सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्यों को लिया गया है। वैसे मूल कर्तव्य प्रारंभ में नहीं थे, बाद में जोड़े गए हैं, किंतु यह सोवियत संघ के संविधान में थे और उसी से उन्हें लिया गया है। इसके अलावा प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है, यह प्रस्तावना के ये शब्द सोवियत संघ के संविधान से ही लिए गए हैं। सोवियत संघ की जो व्यवस्था है वह समाजवादी व्यवस्था है, इसलिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात वहाँ के संविधान में थी और भारतीय शासन ने भी समाजवादी व्यवस्था को अपनाया और समाजवादी व्यवस्था के कुछ अंश को अपनाया और इस कारण से यहाँ भी इन शब्दों को प्रस्तावना में स्थान दिया गया। इसके अलावा आयरलैंड के संविधान से कुछ महत्वपूर्ण बातें ली गई हैं, जैसे राज्य की नीति निर्देशक तत्व, यह भारतीय संविधान का ही भाग है और इसमें यह बताया गया है कि राज्य कौन कौन से कार्य करेगा। तो इन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, अर्थात राज्य के काम करने के लिए जो दिशा निर्देश है वह इस भाग से प्राप्त होता है। यह व्यवस्था भी आयरलैंड के संविधान से ली गई है। इसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचकों की चर्चा जो है वह आयरलैंड के संविधान में दी गई है कि राष्ट्रपति में जो निर्वाचक होंगे, निर्वाचक मंडल होगा, वह किस तरह का होगा, इसकी चर्चा आयरलैंड के संविधान में है। और राज्यसभा में जो कुछ सदस्यों, 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, यह व्यवस्था भी आयरलैंड के संविधान से ली गई है। एक अन्य देश ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कुछ बातें ली गई हैं, जैसे प्रस्तावना भारतीय संविधान की पहली बात है, पहला पृष्ठ है, वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची का भी प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। समवर्ती सूची मतलब जो 3 सूचियां थी, केंद्र सूची जिस पर केंद्र सरकार नियम बनाएगी, राज्य सूची जिस पर राज्य सरकार नियम बनाएगी और समवर्ती सूची जिस पर दोनों सरकारों को अपने अपने नियम बनाने की आज़ादी है। उसमें समवर्ती सूची जो है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। केंद्र राज्य संबंधों से के बारे में ऑस्ट्रेलिया के संविधान में से कुछ बातें ली गई हैं और जो शक्तियों का विभाजन है केंद्र और राज्य के बीच, वह बातें भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई हैं। ये सारी बातें जब हम भारतीय संविधान के आगे के चैप्टर्स पढ़ाएंगे तो यह डिटेल में बताई जाएंगी। जापान के संविधान में विधि की स्थापित प्रक्रिया के बारे में जापान के संविधान से लिया गया है। विधि की स्थापित प्रक्रिया का मतलब होता है कि जो भी न्याय का निर्णय होगा, जो भी नियम के ऊपर निर्णय दिए जाएंगे, उन्हीं बातों पर निर्णय दिया जाएगा जिनके बारे में कानून बने हैं, अर्थात कानून में जो बातें लिखी गई हैं उसके अनुसार, विधि के द्वारा जो बातें स्थापित की गई हैं उसके अनुसार निर्णय दिए जाएंगे। इस व्यवस्था को विधि की स्थापित प्रक्रिया कहते हैं। इसके अलावा एक अन्य व्यवस्था होती है, उसे कहते हैं विधि की उचित प्रक्रिया। विधि की जो उचित प्रक्रिया होती है उसमें न्यायालय ऐसे निर्णय देने के लिए भी स्वतंत्र है जो न्यायाधीश को उचित लगे, भले वह कानून में, संविधान में पहले से वर्णित हो, लिखित हो या ना हो। तो यह व्यवस्था अमेरिका में लागू है और जापान में विधि की स्थापित प्रक्रिया लागू है। इसीलिए जापान के संविधान का अनुकरण करते हुए भारत में भी विधि की स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है, अर्थात न्यायपालिका उन्हीं विषयों पर निर्णय देगी जो कानून में वर्णित है, कानून के आधार पर ही निर्णय देगी, न्यायाधीशों के अपने विवेक के आधार पर नहीं। तो यह महत्वपूर्ण जो संविधान के जो प्रमुख भाग थे उनके बारे में मैंने बताया। हम लोग चर्चा कर रहे थे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में, जिसमें दूसरी विशेषता थी संविधान के कई सारे स्रोत हैं। तो उसमें जो जो स्रोत हैं संविधान के वह हमने चर्चा की। अब तीसरी विशेषता पर चलते हैं। तीसरी विशेषता है कठोर और लचीलेपन का समन्वय।
वास्तव में भारतीय संविधान में कठोरता और लचीलेपन दोनों का समन्वय किया गया है। अमेरिका का संविधान कठोर संविधान में गिना जाता है, जिसे आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता। ब्रिटेन का संविधान लचीले संविधान की तरह माना जाता है, क्योंकि इसमें आसानी से संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान में कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें आसानी से संशोधन किया जा सकता है, जैसे कि राज्यों के नाम, राज्यों के क्षेत्र। तो इस तरह की जो बातें इन्हें आसानी से संशोधन किया जा सकता है, तो यह लचीलेपन का लक्षण है। और जो कठोर संविधान का लक्षण है, वह भी भारतीय संविधान में कुछ ऐसे तत्व हैं जैसे संघवादी शक्तियां हैं, संघ की कुछ शक्तियों में फेरबदल, राज्यों की शक्तियों में फेरबदल, समवर्ती सूची में फेरबदल, ये जो चीज़ें हैं, अथवा अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण, तो इन सारी चीज़ों की संशोधन की प्रक्रिया कठिन है। इसमें राज्यों से भी परामर्श लेना पड़ता है, उनके भी सहमति अनिवार्य है। तो जो अथवा महाभियोग की जो प्रक्रिया है, वह भी एक कठोर प्रक्रिया है, महाभियोग में संशोधन करने की प्रक्रिया। तो जो भी बातें भारतीय संविधान में कठोर हैं, जिन्हें संशोधन आसानी से नहीं किया जा सकता, वह उसके कठोर संविधान का लक्षण है। तो इन दोनों तरह की बातों का इसमें भारतीय संविधान में कठोर और लचीलेपन का समन्वय किया गया है। एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता, चौथी विशेषता है एकात्मकता की ओर झुकाव वाली व्यवस्था। एकात्मकता की ओर झुकाव का मतलब है कि भारतीय संविधान वैसे तो संघात्मक है, किंतु विशेष परिस्थितियों में यह एकात्मकता के गुण प्रदर्शित करती है। संघात्मक का मतलब होता है कि प्रांतीय, केंद्र सरकार के अलावा प्रांतीय सरकारें भी होती हैं, और वह अपनी शक्तियों को संविधान से प्राप्त करती हैं और अपने शक्तियों और कार्य के लिए स्वतंत्र होती हैं। तो भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था तो दी गई है कि प्रांतीय सरकारें हैं, उन्हें संविधान के द्वारा शक्तियां प्राप्त हैं और वह अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र हैं, किंतु कुछ कुछ मामलों में वह एकात्मकता की ओर झुकी है। जैसे अगर समवर्ती सूची में कुछ ऐसे विषय बनाए जाए जिनमें कि केंद्र और राज्य के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो, किसी तरह का विरोधाभास हो, तो केंद्र सरकार की बातों को माना जाएगा, केंद्र सरकार के नियमों को माना जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वित्तीय नियम हैं जिन पर केंद्र सरकार के ऊपर राज्य सरकारें आधारित हैं, केंद्र सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार से सहायता प्राप्त करती हैं, केंद्र सरकार से वित्तीय भाग प्राप्त करती हैं। तो इस तरह से जो भारतीय संघीय व्यवस्था है, वह अमेरिका की तरह नहीं है, बल्कि एकात्मकता की ओर झुकी हुई है, कनाडा की जैसी संघीय व्यवस्था है। पांचवी विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली का मतलब होता है कि जनता संसद के सदस्यों को चुन करके भेजती है और संसद के सदस्य आपस में एक अपना नेता, एक मुखिया चुनते हैं और वह नेता भारत का प्रधानमंत्री कहलाता है। तो यह जो संसदीय शासन प्रणाली है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे जो कार्यपालिका होगी अर्थात प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल होगा, वह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होगा, अर्थात प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल हमेशा प्रश्नों के उत्तर देगा। किसके प्रश्नों के उत्तर देगा? संसद के प्रश्नों के उत्तर देगा। और जब चाहे संसद के सदस्य मिलकर के प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकते हैं, नए प्रधानमंत्री, नए मंत्रिमंडल की नियुक्ति कर सकते हैं। तो ये जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, मतलब प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल और संसद, इन दोनों के बीच जो संबंध है, यह संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है। भारत में इस व्यवस्था को अपनाया गया है। और इसके उल्टा क्या होता है, इसके अलग क्या, उल्टा नहीं, इसका अलग क्या होता है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली, जो कि अमेरिका में है। अमेरिका में एक बार जो राष्ट्रपति चुनाव जीत जाता है, वह संसद के उसे संसद हटाने के लिए विशेष प्रक्रिया ही करनी पड़ती है। सामान्य रूप से वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है और न ही वह संसद के सदस्यों को अपने मंत्रिमंडल में स्थान देता है। तो यह अध्यक्षीय प्रणाली जब हम आगे बताएंगे, संविधान के आगे चैप्टर्स होंगे तो उनमें डिटेल में बताया जाएगा। किंतु भारत के संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, यह समझने की बात है, विशेषता है इसकी। छठवीं विशेषता है कि संसद की संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच अनूठा समन्वय किया गया है। अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता स्थापित है, अर्थात न्यायालय जो कहता है वह विधि के रूप में लागू होती है। अगर कभी संसद कोई ऐसा विधान पारित कर दे जो न्यायालय को स्वीकार न हो, तो उन कानूनों को न्यायालय अवैध घोषित कर देती है। ब्रिटेन में इससे अलग होता है, ब्रिटेन में इससे उल्टा होता है। वहाँ पर न्यायालय उन्हीं कानूनों को मान्यता देती है जिन्हें संसद ने पास किया हो। भारत में दोनों व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर संसद के नियमों की सर्वोच्चता भी है, साथ में न्यायिक पुनरावलोकन भी होता है, अर्थात वो कानून संविधान से अलग तो नहीं, संविधान से विरोध रखने वाले तो नहीं, संविधान को नुकसान पहुँचाने वाले तो नहीं है, इस बात की गारंटी
भारतीय संविधान की न्यायपालिका देती है और न्यायपालिका पुनर्विलोकन की शक्ति के द्वारा उसे वैधता प्रदान करती है। तो इस तरह से देखेंगे कि संसद की संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच एक अनूठा समन्वय है। ब्रिटेन की संविधान और अमेरिका के संविधानों की विशेषताओं का अनूठा मिश्रण यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था है। एकीकृत न्यायपालिका अर्थात पूरे भारत के लिए एक ही न्यायालय है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय। और स्वतंत्र न्यायपालिका अर्थात न्यायपालिका राज्य के द्वारा, राज्य की सरकारों के द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा किसी भी तरह प्रभावित नहीं की जा सकती। न्यायाधीशों के वेतन की व्यवस्था, न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था यह सरकारों के नियंत्रण से अलग रखी गई है। इसीलिए न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से कार्य कर सकती है। यह भारतीय संविधान की 7वीं विशेषता है। भारतीय संविधान की 8वीं विशेषता है मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिन्हें 6 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। इन 6 प्रमुख मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान के द्वारा भारतीयों को दिया गया है और यह जो मौलिक अधिकार हैं इन्हें सामान्य परिस्थितियों में कोई नहीं छीन सकता। न्यायालय इनको लागू करने के लिए सरकार को बाध्य कर सकती है अथवा इनका उल्लंघन होने पर व्यक्ति न्यायालय के पास जा सकता है। तो मौलिक अधिकार भी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है। भारत के संविधान की एक 9वीं विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वह राज्य को यह दिशा निर्देश प्रदान करते हैं कि राज्य क्या काम करेगा और किस तरह की नीतियां बनाएगा। ये न्यायालय द्वारा लागू तो नहीं किए जा सकते, किंतु न्यायालय इनके द्वारा संविधान यह बात बताता है कि राज्य आगामी किस दिशा में कार्य करेगा। भारतीय संविधान की अगली विशेषता है मौलिक कर्तव्य, जो हमने बताया कि वो बाद में जोड़ा गया और रूस के संविधान से लिया गया है। 1942 के 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया है। तो मौलिक कर्तव्यों की जो व्यवस्था है वह भी भारतीय संविधान को अनूठी बनाती है। जनता के अधिकार तो हैं ही, अधिकार के साथ साथ कुछ कर्तव्य भी हैं और उन कर्तव्यों को वह पालन करना उनका धर्म बनता है, उन प्रत्येक नागरिक का धर्म बनता है। और यह कर्तव्य न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जाते, बल्कि जनता इन्हें खुद से लागू करते, खुद से आत्मसात करती है। एक अन्य विशेषता है एकल नागरिकता की। भारतीय संविधान में जो नागरिकता की व्यवस्था है वह एकल नागरिकता है, अर्थात प्रत्येक भारत का निवासी जो है, भारत का नागरिक जो है वह भारत के प्रत्येक क्षेत्र का नागरिक है। उसे प्रांतीय नागरिकता अलग से लेने की अनिवार्यता नहीं है, मतलब प्रत्येक पूरे भारत के क्षेत्र में एक ही नागरिकता है, अलग अलग प्रांतों की अलग अलग नागरिकता नहीं है। अगली विशेषता है 12वें पॉइंट पे सार्वभौमिक मताधिकार, अर्थात 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति जो अपने मताधिकार का प्रयोग करता है वह सार्वभौमिक मताधिकार की व्यवस्था लागू की गई है। जाति, धर्म, लिंग, कर अदायगी, धन संपत्ति, वर्ग, क्षेत्र या वंश, निर्जाति किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति को मताधिकार से वंचित नहीं किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर है उसे मताधिकार प्रदान किया गया है। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी राज्य। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी राज्य जो है, यह समाजवादी व्यवस्था जो है और सेकुलर शब्द जो है यानी धर्मनिरपेक्ष, यह भी बाद में जोड़े गए शब्द हैं जो भारतीय संविधान की प्रमुख। हालांकि इसके पहले भी भारतीय संविधान समाजवादी व्यवस्था को लागू किया हुआ था और धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था थी, अर्थात अल्पसंख्यकों को और व्यक्तियों के धार्मिक अधिकारों को महत्वपूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान की गई थी। उसके बाद भी यह 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा ये शब्द जोड़े गए। यह भी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। भारतीय संविधान में आपातकालीन जो प्रावधान है, अर्थात अगर कार्यपालिका या संसद की किसी तरह से विफलता हो जाती है अथवा किसी तरह की आपात स्थिति, युद्ध आदि उत्पन्न हो जाते हैं, विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह उत्पन्न हो जाते हैं, आर्थिक रूप से आपात उत्पन्न हो जाता है, मुद्रा की जो साख है वह गिर जाती है, ऐसी स्थिति में जो आपातकालीन उपबंध दिए गए हैं वह उपबंध भारतीय संविधान को महत्वपूर्ण विशेषता प्रदान करते हैं। 15वां पॉइंट है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था बाद में संविधान में जोड़ी गई और इसके लिए 11वीं और 12वीं अनुसूचियां भी जोड़ी गई। नगरीय क्षेत्रों के लिए नगरपालिकाएं, नगरपालिका, नगर पंचायत और नगर निगम, और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। तो यह जो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था दी गई यह भी भारतीय संविधान को अलग विशेषता प्रदान करती है। अब भारतीय संविधान में 2 की जगह 3 स्टेप हो गए हैं, 3 क्षेत्र हो गए हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और तीसरी स्थानीय सरकारें यानी पंचायत और नगर पालिकाएं। तो इस तरह से अपने स्थानीय कार्यों के लिए जनता के पास स्थानीय सरकार चुनने और कार्य करने की शक्तियां हैं।
यह भी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है। अगली विशेषता है 16वें पॉइंट पे स्वतंत्र निकाय। कुछ महत्वपूर्ण स्वतंत्र निकायों की नियुक्ति की गई है जो कि सरकारों के कार्यों को सरकारें बदलने पर या पार्टियां बदलने पर भी अपने कार्य सुचारू रूप से करते रहते हैं। और ये प्रमुख निकाय कौन से हैं? जैसे मतदान के लिए चुनाव आयोग, लोक सेवा आयोग प्रमुख नियुक्तियों के लिए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण निकाय हैं जो कि भारतीय संविधान द्वारा बनाए गए हैं, जो कि आगे की चैप्टर्स में हम उन पर चर्चा भी करेंगे। तो इन स्वतंत्र निकायों के माध्यम से भी भारतीय संविधान पुष्ट होता है और प्रशासन की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहती है। सहकारी समितियां भी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। सहकारी समितियों के माध्यम से जो जनता के बीच समाजवाद है, अर्थात जनता को आपसी कार्य करके सहकारी व्यवस्था लागू करके और सहकारी रूप से लाभ प्राप्त करने की जो व्यवस्था है वह भी भारतीय संविधान में देखने को मिलती है। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण 17 पॉइंट हमने चर्चा की भारतीय संविधान की विशेषता के रूप में। इसके अलावा भी बहुत सारी विशेषताएं हैं जो आप भारतीय संविधान को जब विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगी और वह महत्वपूर्ण भी है और आगे की चैप्टर्स में उन पर चर्चाएं होती रहेंगी। भारतीय संविधान की कुछ आलोचनाएं की गई हैं, जैसे भारतीय संविधान उधार का थैला है। तो यह कहा जाता है कि भारतीय संविधान एक ऐसा थैला है जिसमें कि एक ऐसा बैग है जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें उधार उधार की ला करके भर दी गई, हमारा इसमें कुछ अपना नहीं है। तो वास्तव में यह देखा जाए तो ज्ञान की और जो अच्छी बातें हैं उनका कोई पेटेंट नहीं होता है। वास्तव में ये सारी चीज़ें प्रत्येक मानवता के कल्याण के लिए हैं। जो भी अच्छी बातें पूरे विश्व में व्याप्त हैं, तो कोई किसी भी देश के संविधान से कुछ अच्छी बातें अगर भारत के संविधान में लागू की गई हैं, शामिल की गई हैं, तो उसे उधार मांगना या अपना नहीं है, विदेशी है, यह मानना यह बहुत उचित नहीं है। हालांकि भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है आलोचना के रूप में, और कुछ हद तक यह सत्य भी है क्योंकि भारतीय संविधान में विदेशी संविधानों से बहुत सारे तत्व लिए गए हैं। एक आलोचना की जाती है कि 1935 के अधिनियम की नकल है। तो कुछ तत्व हमने बताया है कि करीब 200 से अधिक धाराएं इसमें जोड़ी गई हैं, कुछ मूल रूप में, कुछ परिवर्धित संशोधित रूप में 1935 के अधिनियम से जो कि प्रभावित हैं। इसके बाद भी यह पूरी रूप से 1935 के अधिनियम का नकल नहीं है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि भारतीय तत्व भी हैं उसमें, बहुत सारी बातें जो कि अन्य देशों के संविधानों से भी ली गई हैं। एक अन्य आलोचना की जाती है कि यह भारतीयता विरोधी संविधान है। तो यह आलोचना तो मुझे नहीं समझ में आती, क्योंकि भारतीयों ने बनाया है, अपने लिए बनाया है, संविधान स्वतंत्र संविधान सभा ने बनाया है, तो यह भारतीयता विरोधी संविधान कैसे हो जाएगा। हालांकि यह रूढ़िवादी लोगों द्वारा यह बात कही जाती है कि यह भारतीयता विरोधी संविधान है, आलोचना की जाती है। कुछ गांधीवादी लोगों द्वारा यह कहा जाता है कि यह गांधीवादी आदर्शों से दूर है। हालांकि कुछ गांधीवादी आदर्श जैसे कि पंचायती राज है और गौ संवर्धन की जो व्यवस्था नीति निर्देशक तत्वों में दी गई है, और इसके अलावा जो बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो कि गांधीवादी आदर्श हैं, उनकी चर्चा भारतीय संविधान में की गई है, उन्हें लागू भी किया जा रहा है। जैसे पंचायती राज तो लागू भी हो गया। तो ऐसा नहीं है कि यह गांधीवादी तत्वों से दूर है। हाँ, यह बात जरूर है कि इतने बड़े देश के लिए गांधीवादी तत्वों को लागू कर पाना कानून के माध्यम से, बल के माध्यम से उतना आसान नहीं होता। तो कुछ बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो गांधीवादी आदर्श इसमें नहीं शामिल किए गए हैं। इसके अलावा यह कहा जाता है कि इसकी भाषा बहुत क्लिष्ट है, यह वकीलों के लिए स्वर्ग है, वकील जो व्याख्या कर देते हैं वही इसकी व्याख्या है। तो यह कुछ हद तक सत्य भी है आलोचना, क्योंकि इसकी भाषा अंग्रेजी से हिंदी में रूपांतरण होने के कारण ज़्यादातर इसकी भाषा क्लिष्ट है। अंग्रेजी में भी कानून की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, इसके कारण से यह आम जनता की समझ से इतनी आसानी से नहीं आती है। किंतु धीरे धीरे न्यायालय निर्वचनों के द्वारा, न्यायालय की महत्वपूर्ण उनके निर्णयों के द्वारा संविधान की व्याख्या की जा रही है और यह वकीलों के स्वर की जगह आम जनता में भी पहुंच बना रही है। तो यह महत्वपूर्ण भारतीय संविधान की विशेषताएं ऊपर हमने चर्चा की। इस पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनते हैं जो कि जिन पर थोड़ा बहुत हमने प्रकाश डाला है। आपने यह लेक्चर देखा, इसके लिए धन्यवाद। और इसका वीडियो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। महादेव।